In this video, we will discuss AIOU 1429 chapter-wise important questions spring 2026। चैप्टर नंबर 1 है प्रोबेबिलिटी, जिसका मतलब होता है इम्कान। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। सैम्पल स्पेस का मतलब होता है जितनी भी आउटकम्स गिवन है उन्हें इकट्ठा करके ब्रेसेस में लिख दिया जाए, दैट्स कॉल्ड सैम्पल स्पेस। आउटकम्स का मतलब होता है पॉसिबल रिजल्ट्स। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कॉइन को टॉस करना है तो जो हमारे पास हेड और टेल आएगा, दैट्स कॉल्ड आउटकम्स। रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हैं जो कि याद करने और समझने बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 सॉल्व करना डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन्हीं रूल्स पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहला सवाल है, फाइंड द सैम्पल स्पेस फॉर चूजिंग एन ओड नंबर फ्रॉम 1 to 15 एट रैंडम। 1 से 15 तक जितने भी ओड नंबर हैं उसकी एक सैम्पल स्पेस बनाएं। तो आपने 1 से 15 तक जितने भी ओड नंबर्स हैं इन्हें लिखना है और ब्रैकेट लगा देनी है, डेट इज़ सैम्पल स्पेस। देन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और कलेक्टिवली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में क्या फ़र्क है। सबसे बेसिक फ़र्क तो इन दोनों में ये है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में 2 आउटकम्स एक साथ नहीं आ सकते और कलेक्टिवली एक्सक्लूसिव में 2 से ज़्यादा आउटकम्स भी एक साथ आ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मुकम्मल ही प्रोबेबिलिटी के रूल्स पर डिपेंड करता है। कंप्लीमेंट रूल है, इसके अलावा मल्टीप्लाई और एडिशन रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी कुछ इवेंट्स दे दिए गए हैं और आगे हमें जी का कम्प्लीमेंट मालूम करना है, उसके अलावा यूनियन और इंटरसेक्शन मालूम करना है। नोट्स के अंदर रिपीटेड क्वेश्चंस में से कुछ सवाल मौजूद हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 मुकम्मल ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पहले भी 2 से 3 बार पेपर्स में आ चुका है 20 मार्क्स के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 प्रोबेबिलिटी के फार्मूले से सॉल्व किया जाएगा। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें कार्ड का जिक्र है। डेक ऑफ कार्ड का मतलब ताश के पत्तों का सेट। ये भी उसी फार्मूले से यूज़ होगा। जो वैल्यू हमें चाहिए वो फेवरेबल आउटकम है और जो टोटल वैल्यूज़ दे दी गई हैं डेट इज़ टोटल आउटकम्स। ये 7 सवालों पर मुश्तमिल चैप्टर नंबर 1 था। अगर आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 बेस करता है रैंडम वेरिएबल्स के ऊपर। रैंडम वेरिएबल्स का मतलब होता है रैंडम वेरिएबल एक रूल है जो कि पॉसिबल आउटकम्स को नंबर्स में तब्दील करता है। जैसे एक कॉइन को टॉस करें तो हमारे पास हेड और टेल आता है। हेड को नंबर 1 कह दिया और टेल को 0, आउटकम्स को नंबर्स में तब्दील कर दिया, डेट इज़ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल 2 तरह के होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल। इनकी डेफिनेशंस अक्सर पेपर में आती हैं। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चैप्टर नंबर 2 में से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अक्सर पेपर में आती है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक बात जहन में रखनी है, जब भी सवाल कंप्लीट हो तो लास्ट में सारी वैल्यूज़ को प्लस करके 1 के इक्वल रखना है, यानी कि वो प्लस करने से 1 आंसर आना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें वाइट बॉल्स हैं और ब्लैक बॉल्स हैं। अगर 2 बॉल्स निकाली जाएं तो एक्स की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे, फिर एक्स की वैल्यू 0 से 2 तक होगी, बिकॉज जितनी बॉल्स निकालनी है वहाँ तक एक्स की वैल्यूज़ लेके जानी है। इस सवाल में हमने 2 बॉल्स निकालनी है तो एक्स की वैल्यू होंगी 0 से लेके 2 तक। फिर एक्स की वैल्यू 0 इसका आंसर, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। फिर 1 की और 2 की लास्ट में इन्हें प्लस करेंगे, 1 आंसर आ रहा है तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमारे पास 2 डाइस हैं और उनके सम हैं, जो पेयर ऑफ डाइस
का जो सम है वो x को रिप्रेजेंट करता है और हमने इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। सबसे पहले तो हमें आउटकम्स ही गिवन नहीं है क्वेश्चन में, हम आउटकम्स बनाएंगे। आउटकम्स बनाने के लिए दोनों डाइस की वैल्यूज़ लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक डाइस पर 1 है तो दूसरे पर भी 1 आएगा, अगर एक पर 1 है तो दूसरे पर 2 आ सकता है, अगर एक पर 2 है तो दूसरे पर 3 आ सकता है। इस तरीके से सारी आउटकम्स लिख लेंगे। देन इन आउटकम्स को प्लस करेंगे, जैसे कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है 1 + 1, 2 बना, x की वैल्यू 2 हो गई। अब इसकी फेवरेबल आउटकम 1 होगी। फेवरेबल आउटकम 1 ऐसे होगी बिकॉज ये एक पेयर है। फिर इसकी प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम थी 36। देन नेक्स्ट इसी तरीके से ऐसे हमने पेयर्स उठाने हैं जिनको प्लस करने से 3 बने। अगर 3 बन रहा है तो उसकी फेवरेबल आउटकम लिखेंगे और फिर प्रोबेबिलिटी बना देंगे। सारे डाटा की इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी बना देनी है और लास्ट में इनको प्लस करके 1 के इक्वल रखना है। उसके बाद एक थ्योरी क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ डिस्क्रिएट रैंडम वेरिएबल इन बिजनेस मैथमेटिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स में डिस्क्रिएट रैंडम वेरिएबल किस किस काम आता है आपने वो बताना है। डिस्क्रिएट रैंडम वेरिएबल बिजनेस में यूज़ होता है, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी के आंसर्स निकालने के लिए यूज़ होता है, देन केमिकल इंजीनियरिंग में भी यूज़ होता है और केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए, इसके अलावा किसी भी चीज़ का डाटा अपने पास महफूज रखने के लिए भी यूज़ होता है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। जब हमारे पास बच्चों के 3 ग्रुप्स दे दिए गए हैं और 3 ग्रुप्स हमने खुद से बनाने हैं, फिर उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। लास्ट पे कंबाइन प्रोबेबिलिटी तीनों ग्रुप्स की मालूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन रैंडम वेरिएबल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल एक तो है क्या, रैंडम वेरिएबल मैंने स्टार्ट में बताया, ये एक रूल है, मैथमेटिकल रूल है जो पॉसिबल आउटकम्स को नंबर फ्राहम करता है। और उसके अलावा डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस में फ़र्क, डिस्क्रीट कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़ पर मुश्तमिल होता है और कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल अनकाउंटेबल वैल्यूज़ पर मुश्तमिल होता है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स में होल नंबर्स होते हैं और कॉन्टीन्यूस में फ्रैक्शन और डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं। उसके अलावा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल गिनने से आ जाते हैं हमारे पास, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 10 वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। लेकिन जो कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल है वो मेजर किया जाता है, जैसे कि स्टूडेंट्स की एज है, स्टूडेंट का वेट है वो मेजर किया जाएगा, उनकी हाइट मेजर की जाएगी वगैरह वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मार्बल्स आर ड्रॉन, 3 मार्बल्स निकाले जाएं किसी बास्केट में से और बास्केट में 4 रेड और 6 वाइट मार्बल्स हों तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं और उसके अलावा ये बताएं कि प्रोबेबिलिटी x ऑफ 2 पर क्या है और प्रोबेबिलिटी 1 से 3 तक क्या है, एंड इंटरप्ट द रिजल्ट, और आखिर में रिजल्ट भी बताना है कि रिजल्ट क्या आया है। सबसे पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे, x की वैल्यूज़, अब हमने 3 मार्बल्स निकालने हैं तो x की वैल्यू 1 से 3 तक होगी। 1 से 3 तक वैल्यूज़ होंगी, 0 1 2 3 सबका अलग अलग प्रोबेबिलिटी मालूम कर लेंगे और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी लास्ट पे लाजमी लगानी है। प्रॉपर्टी ये कहती है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ इक्वल टू 1। देन पी एक्स ऑफ 2, एक्स की वैल्यू जब 2 थी तो क्या प्रोबेबिलिटी थी, तो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व भी करके लिख सकते हैं या फिर अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वहाँ से इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। देन है 1 से 3 तक प्रोबेबिलिटी क्या है, पी ऑफ 1 लिखा, पी ऑफ 2 और पी ऑफ 3 लिखकर सबकी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। लास्ट पे रिजल्ट को इंटरप्ट करना है, ये बताना है कि इसका क्या रिजल्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक कॉइन को अगर 3 दफ़ा टॉस किया जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी हो, तो टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। एटलीस्ट 1 टेल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एक टेल लाजमी होनी चाहिए। हमने सारे हेड्स की प्रोबेबिलिटी लिखी, मतलब ऐसे आउटकम जिसमें सिर्फ हेड्स हैं उसके अलावा और कुछ नहीं है, टेल उसमें नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी और 1 टेल की प्रोबेबिलिटी लेने के लिए उसको माइनस कर दिया 1 में से। और उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ टेल की जगह पर हेड का जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम है पहले सवालों की तरह, इसमें भी 0 से 4 तक एक्स की वैल्यूज़ हैं और सारी वैल्यूज़ की
सारी वैल्यूज़ हमने मालूम करनी है और लास्ट पर प्लस करके 1 के इक्वल रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। ऐसा कोई भी सवाल जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन हो, ऐसा कोई भी सवाल जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन हो वो फेवरेबल आउटकम बन जाती है और टोटल आउटकम सारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ को प्लस करने से हासिल होता है। इन सब की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे और लास्ट पर प्रॉपर्टी लगा देंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि हिस्टोग्राम भी बनानी है। लास्ट में इस सवाल की हिस्टोग्राम बनानी बहुत ज़रूरी है। इसके भी 10 मार्क्स होंगे अगर ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ तो। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम है। फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमने फ्रीक्वेंसी से सिर्फ प्रोबेबिलिटी बनानी है और लास्ट पर रूल अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 12 बाकी सारे सवालों से मुख्तलिफ है। इसमें एक डाई को रोल किया गया है 5 बार और x रिप्रेजेंट करता है 3 आने को, यानी कि अगर हम डाई को रोल करें तो 3 आंसर आएगा, x इसे रिप्रेजेंट करता है। हमने x की सारी वैल्यूज़ मालूम करनी है और फिर लास्ट में इनको प्लस कर देना है। लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, यानी कि x की वैल्यूज़ भी गिवन है, साथ सब आंसर भी गिवन है। हमने इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है y, इसका आंसर मालूम करना है। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1, ये हमने स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी लगाएंगे और यहाँ से y का आंसर मालूम कर लेंगे। नेक्स्ट है चैप्टर 3 जो कि इक्वेशन बेस्ड है। इक्वेशन का मतलब होता है ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें इक्वल का साइन हो, जो आपस में बराबर हो। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें जो भी वेरिएबल हो उसका आंसर फाइंड आउट करना होता है। उसके अलावा सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है। सेकंड डिग्री की इक्वेशन से मुराद ऐसी इक्वेशन जिसमें सबसे बड़ी पावर 2 हो। सेकंड डिग्री की इक्वेशन अक्सर पेपर में आती है और इसको सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। आप किसी भी तरीके से पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। अगर तो गिवन है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है तब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व करना है, और अगर गिवन नहीं है तो अपनी मर्जी से कोई भी तरीका लगा सकते हैं। सबसे ईजी तरीका फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने का तरीका गिवन है नोट्स में। उसके अलावा फैक्टराइजेशन किस तरीके से करेंगे उसका मुकम्मल तरीका गिवन है, और कंप्लीटिंग स्क्वायर का भी आप लोगों को जो आसान लगे वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है नेचर ऑफ फ्रूट्स। ऐसा सवाल स्प्रिंग 2025 के पेपर में भी आया था कि सेकंड डिग्री की इक्वेशन गिवन थी और हमने उसकी नेचर ऑफ फ्रूट्स मालूम करनी थी, देन उसको सॉल्व करना था। नेचर ऑफ फ्रूट्स डिस्क्रीमेंट से हासिल होता है। डिस्क्रीमेंट यानी कि b² - 4ac। b² - 4ac का आंसर मालूम करेंगे। अगर तो वो पॉजिटिव हुआ तो जो रूट्स होंगी वो डिस्टिंक्ट, अनइक्वल और रियल होंगी। अगर तो b² - 4ac का आंसर 0 के इक्वल हुआ तो रूट्स इक्वल और रियल होंगी। एंड देन लास्ट, अगर आंसर नेगेटिव हुआ तो इमेजिनरी पार्ट, कम्प्लेक्स पार्ट ये लिखेंगे। इसके बाद टॉपिक आता है इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी बिल्कुल सेम इक्वेशंस की तरह ही होती है, बस इक्वल के साइन की जगह पे ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है। इसके बाद आता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़, यानी अगर आपके पास क्वेश्चन में नेगेटिव वैल्यू भी गिवन है तो आपने सिर्फ पॉजिटिव लेनी है, डेट इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू डिस्टेंस नापने के लिए इस्तेमाल होता है। तो डिस्टेंस अगर आप उल्टा कदम चलें या फिर सीधे कदम चलें, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट है लास्ट। उसके बाद सबसे पहला जो सवाल है इसके बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे, 7x - 12 और 4 - 3x। ये सवाल न जाने कितनी बार पेपर में आया है, सो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद आता है सॉल्व द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को भी इक्वेशंस की तरह किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस नोट्स में मैंने फैक्टराइजेशन वाला तरीका यूज़ किया है। उसके बाद एक थ्योरिकल क्वेश्चन आता है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एक तो डेफिनेशंस लिखनी है, दूसरी वजाहत देनी है। सबसे पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर टाइप्स लिखेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन की कि 2 होती हैं, फिर कंसिस्टेंट की डेफिनेशन और फिर कंसिस्टेंट की टाइप्स। कंसिस्टेंट की भी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट ये कहती है कि जो भी रिज़ल्ट होगा इक्वेशन का वो एक ही लाइन पर रिप्रेजेंट होगा। जैसे ग्राफ बनाकर आगे दिखाया गया है कि एक ही लाइन पर रिप्रेजेंट है दोनों इक्वेशंस।
और कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट इक्वेशन ये कहती है कि इक्वेशंस के जो भी आंसर आएंगे ग्राफ में वो एक दूसरे को कट करके गुजर रहे होंगे, यानी कि दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये कहता है कि जो इक्वेशंस हैं उनका जो भी आंसर आएगा उनके जो ग्राफ हैं वो एक दूसरे के ऊपर पैरेलल होंगे। आप लोग यहाँ तक इसकी डेफिनेशंस याद करनी है, इसकी एक्सप्लेनेशन याद करनी है सवाल की। अगर तो आपको क्वेश्चन गिवन है और बताया पूछा गया है कि कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है, तो आपने इन्हीं तरीके से देखकर बताना है कि कौन सी कॉन्सिस्टेंट है और कौन सी इनकॉन्सिस्टेंट। अगर लाइंस पैरेलल आ रही हैं तो वो इनकॉन्सिस्टेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट एक इक्वेशन गिवन है, उसमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और फिर उसके बाद तो एब्सोल्यूट वैल्यू के क्वेश्चंस हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू में बार्स को ख़त्म करेंगे और इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पर एक बार पॉजिटिव निशान लगेगा और एक बार नेगेटिव। फिर एक्स के जो भी आंसर आएंगे उन्हें ब्रैकेट्स में लिख देंगे। इसी तरह नेक्स्ट भी ऐसे ही सॉल्व करना है। ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे, एक तरफ पॉजिटिव निशान आएगा और दूसरी तरफ नेगेटिव निशान आएगा। फिर दोनों तरफ से टी की वैल्यूज़ मालूम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है सॉल्व द सेकंड डिग्री इक्वेशन एंड फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के लिए डिस्क्रीमेंट का यूज़ होगा। डिस्क्रीमेंट मालूम करेंगे, इसका आंसर पॉजिटिव है तो रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल। उसके बाद रियल रूट्स मालूम करेंगे, रूट्स हैं क्या। रूट्स मालूम करने के लिए आप एक्स का आंसर मालूम करेंगे। फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी। इस सवाल में फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रही थी, सो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया। देन क्वेश्चन नंबर 7 है, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन दिया गया है, हमने इसको रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अब इस सवाल में इत्तफाकन नो सॉल्यूशन आ गया, तो नंबर लाइन पर तो कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास पेपर में ऐसा सवाल आता है जिसका कोई सॉल्यूशन हो, मतलब 4 सॉल्यूशन हो या 5 सॉल्यूशन हो, तो उसको आपने नंबर लाइन पर लाजमी शो करना है। मतलब नंबर लाइन बनाकर जहाँ पर 4 या 5 होगा उसको मार्क कर देंगे और एरो लगा देंगे, डेट इज़ रियल लाइन। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 पॉइंट्स के दरमियान लेंथ बतानी है, यानी कि डिस्टेंस बताना है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस और मिड पॉइंट दोनों बताने हैं। डिस्टेंस का फार्मूला लगाकर डिस्टेंस मालूम कर लेंगे और मिड पॉइंट का फार्मूला लगाकर मिड पॉइंट मालूम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर अब शर्त रखी गई है कि फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ करना है सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें एक प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन गिवन है, हमने एक्स की वैल्यूज़ बतानी है, एक्स की क्या वैल्यूज़ आती हैं, देन मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है। मैक्सिमम प्रॉफिट बताने के लिए एक्स की वैल्यूज़ को फंक्शन यानी कि सवाल में पुट कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ द फॉलोइंग लाइन इफ़ इट्स एग्जिट्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जो दोनों को कट करें, जो दोनों में यूज़ हों। सो आपने दोनों इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हुए एक्स और वाई के आंसर्स मालूम करने हैं। एक्स और वाई के जो भी आंसर्स आएंगे डेट्स कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग। इफ़ यू वांट टू गेट दीज नोट्स मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट सॉल्व है और चैप्टर नंबर 4 बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 में से बहुत कम सवाल अक्सर पेपर में आते हैं। और चैप्टर नंबर 6 इन्वर्स मेथड पर बेस्ड है। और चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 8 और 9 सारे ही कम्प्लीटली सॉल्व्ड हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो पहले पेपर में आ चुके हैं। इन चैप्टर नंबर 9 जो है, इसमें स्टूडेंट्स को अक्सर कन्फ्यूजन रहती है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से क्या मालूम करना है, एक्सट्रीमा या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सेकंड डेरिवेटिव से क्या मालूम करना है। सो इसके लिए स्टार्ट में की पॉइंट्स लिखे गए हैं ताकि ये पॉइंट्स अच्छे से याद हो जाए। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट सॉल्व किया गया है, ग्राफ वगैरह बनाया गया है। इफ़ यू वांट टू गेट दीज नोट्स मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।